हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी बुक का चैप्टर नंबर 11 भागीदारी और मतभेद। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उद्देश्य। ठीक है, इस इकाई का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है यह है कि हम समझ सकें हमें क्या समझना है। यहाँ पे देखो पॉइंट हमें दिए गए हैं। एक तो राजनीतिक भागीदारी का अर्थ समझेंगे। ठीक है, उसमें कि हम समझेंगे कि राजनीतिक जो भागीदारी है उसका अर्थ क्या है और मतभेद क्या होते हैं और भागीदारी और मतभेद के बीच संबंध कैसे है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। परिचय हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो अब परिचय में कह रहे हैं ना कि लोकतंत्र जो है उसके दो बड़े आदर्श हैं। ठीक है, दो मुख्य आदर्श हैं। एक तो है राजनीतिक भागीदारी, ठीक है, और दूसरा क्या है, राजनीतिक समानता। ठीक है, अब मतलब क्या कह रहा है कि लोकतंत्र का मतलब है कि सभी नागरिकों को अपनी इच्छा व्यक्त करने और सरकार में हिस्सेदार करने का अधिकार हो। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब क्या है कि जितने भी नागरिक हैं वो सब अपनी इच्छा व्यक्त करने और सरकार में हिस्सेदारी करने के अधिकार हो। हम सबको अधिकार है ना अपने सभी राइट्स के लिए। ठीक है, हम अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, हम सरकार में हिस्सेदार करने का हमारा पूरा अधिकार है। ठीक है, भागीदारी का पूरा अधिकार है हमें। लोकतंत्र का मतलब यही तो है। ठीक है, लेकिन व्यवहार में हर कोई समान रूप से भागीदार नहीं करता। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि लेकिन क्या होता है कि व्यवहार में हर कोई समान रूप से भागीदारी नहीं करता। किसी की भागीदारी अधिक होती है तो किसी की कम। ये क्या है, असमानता है। ठीक है, जो भागीदारी कहीं पे कम ज़्यादा हो रही है तो वो क्या है, सामाजिक रूप से वो समानता नहीं हो रही है, राजनीतिक असमानता हो रही है वहाँ पे। ठीक है, राजनीतिक समानता नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है वहाँ पे, तो यही जो असमानता है लोकतंत्र की सबसे बड़ी क्या है, समस्या बन जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या बन जाती है ये। तो राजनीतिक भागीदारी का मतलब क्या है, मतलब ये है कि नागरिक केवल चुनाव के समय वोट डालकर ही सीमित ना रहें। ठीक है, यानी कि हम आप जैसे हम सब नागरिक हैं, हमारा काम यही नहीं है कि हमने सिर्फ वोट डाल दिया तो हमारा ये नागरिक का जो कर्तव्य है वो कंप्लीट हो गया। नहीं, इतना ही नहीं है, बल्कि क्या, बल्कि वे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लगातार नज़र रखें। हमें देखना चाहिए कि क्या क्या कुछ हो रहा है और क्या क्या चीज़ें हो रही है हमारे समाज में। ठीक है, हमें समझना है चीज़ों को। ठीक है, सरकार को दिशा दें और उसके निर्णयों पर सवाल उठाएं। सवाल उठाना तो हमारा मुख्य कर्तव्य होना चाहिए हमारा। ठीक है, कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों, कहाँ, कैसे, सवाल उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़रूरत पड़ने पर विरोध भी करें। ठीक है, आंदोलन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जनता के खिलाफ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, बहुत ज़्यादा खिलाफ उनके कुछ चीज़ें हो रही हैं तो विरोध करना भी बहुत ज़्यादा अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, इतना यहाँ पे कह रहे हैं। अब आगे देखो भागीदारी का अभिप्राय। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है हाँ सिडनी वर्ग। ठीक है, सिडनी वर्बा और कौन, नॉर्मन एचनी का ने अपनी बुक अमेरिका में भागीदारी। ठीक है, उनने एक बुक है उनकी, कौन सी बुक, अपनी पुस्तक जो उनकी है अमेरिका में भागीदारी, उसमें कहा है कि राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक समानता। इसमें उन्होंने उनके कुछ विचार यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, उनको हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने राजनीतिक भागीदारी को ऐसे व्यवहार के रूप में समझाया जो कि क्या हो, जो सरकारी कामों और निर्णयों पर प्रभाव डालता है। यहाँ पे देखो सारा डिटेल मैं बुक से पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुनना यहाँ पे। ठीक है, बुक पे ध्यान देना आप, और जो लेक्चर में जो चीज़ पढ़ाई जा रही है तो ध्यान से सुना करो। ठीक है, तभी एग्ज़ाम में लिख पाओगे। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है बच्चे बस क्लास जैसे उन्हें बस अटेंड करनी होती है, ऐसे सुनते हैं, स्किप कर लेते हैं कुछ कुछ मेन पॉइंट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं यार। ठीक है, तो स्किप मत करो, ध्यान से पूरा लेक्चर सुना करो। तो मैं क्या कह रही हूँ, जो हमारे सिडनी वर्बा और नॉर्मन एन जी ने जो विचार रखे, उनकी जो पुस्तक है, तो उन्होंने क्या कहा कि उनने राजनीतिक भागीदारी को ऐसे व्यवहार के रूप में समझाया जो क्या है, सरकारी कानून और निर्णयों पर प्रभाव डालता है, प्रभावित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इस प्रकार से उन्हें प्रभावित किया गया। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि नागरिक अपने निर्णय, राय और गतिविधियों के जरिए सरकार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, हम जो नागरिक हैं वो सरकार को प्रभावित करते हैं कि कैसे, अपने निर्णय से, राय से और गतिविधियों के जरिए सरकार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पे कुछ और भी है। ठीक है, हमें यहाँ पे विचारों को समझना है, पढ़ना है। तो एक तो हमने कौन सा देखा, सिडनी वर्बा और नॉर्मन एचनी का। यहाँ पे देखो दूसरा नाम दिया गया है मैक क्लॉस्की। यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे दिया गया है मैक क्लॉसी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कहते हैं
राजनीतिक भागीदारी की एक अन्य परिभाषा में एच मैक्लॉस्की कहते हैं कि यह एक प्रमुख माध्यम है जिसके द्वारा क्या हो रहा है, लोकतंत्र में सहमति दी जाती है या वापस ली जाती है और शासक को शासन करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। यानी कि क्या है, यानी कि क्या कह रहे हैं ये समझ रहे, रुक सुनो मैं बताती हूँ। भागीदारी का एक मुख्य माध्यम है क्या, जनता अपने नेताओं को सत्ता देती है, ठीक है, हम नेताओं को सत्ता देती हैं और फिर उनसे जवाब भी मांगती है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि इससे लोकतंत्र टिकाऊ और जवाबदेह बनता है, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब थर्ड यहाँ पे देखो, थर्ड कौन सा दे रखा है, रॉबर्ट एच सेलिसबरी, ठीक है। यहाँ पे दिया गया नाम देखो यहाँ पे, इनके अनुसार इन्हें क्या कहा है कि राजनीतिक भागीदारी के पीछे तीन बौद्धिक उपयोग है। यहाँ पे कहा गया है कि इनके पीछे तीन बड़े कारण होते हैं, ठीक है। कौन कौन से यहाँ पे दे रखे हैं देखो, सुनो समझो कि एक तो यहाँ पे वैधता की बात की जा रही है। फर्स्ट यहाँ पे देखो एक क्या, इसे वैधता प्रदान करने के कार्य के रूप में माना जाता है, यानी कि जनता की भागीदारी से सरकार को वैधता मिलती है, ठीक है। हमारी भागीदारी से तो उनको वैधता मिल रही है, ठीक है। दूसरा, भागीदारी का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण क्या है कि इसे राजनीतिक शक्ति को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक साधन के रूप में देखता है। इसकी आवश्यकता नुकसानों को पूरा करने के लिए, मुनाफा बढ़ाने या फिर अपने या सामाजिक क्षेत्र के लिए जीवन की सुविधा बढ़ाने के लिए होता है। यानी कि दूसरा पॉइंट क्या है, फर्स्ट तो हमारा वैधता हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कि राजनीतिक शक्ति का संरक्षण, यानी कि सरकार की नीतियों और फैसलों को समर्थन मिलता है, ठीक है। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट कौन सा है हमारा, यहाँ पर देखो, भागीदारी की सामान्य विवेचना मुख्य रूसो और जे.एस. मिल से जुड़ी है, जिनने इसे सामाजिक संघर्षों के विलयन के रूप में देखा। तो क्या कौन सा है ये, सामाजिक सद्भाव की यहाँ पे बात की जा रही है कि समाज में सहयोग और आपसी समझ भी पैदा होती है, ठीक है। ये राजनीतिक भागीदारी के पीछे तीन जो बड़े कारण हैं ये हमने समझे। अब देखो जो भागीदारी है हमारी, समझ तो ली हमने, अब इसके प्रकार भी तो देख लेते हैं, ठीक है। तो जो राजनीतिक भागीदारी है ना वो दो तरह की हो सकती है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। दो श्रेणियों में इन्हें बांटा गया है, एक तो परंपरागत, ठीक है, परंपरागत भागीदारी, और दूसरा अपरंपरागत भागीदारी। अब देखो जब परंपरागत भागीदारी होती है उसमें क्या दिया गया है कि यह जो होती है ये नियमित और वैध होती है। कौन सी, परंपरागत, ठीक है, नियमित होती हैं और वैध होती है। जैसे कि वोट डालना, चुनाव प्रचार में भाग लेना, ये सब वैध है, ठीक है, नियमित रूप से होता आ रहा है और वैध चीज़ें हैं ये, ठीक है। और क्या है, नेताओं से संपर्क करना, सभाओं में जाना, रैलियों में भाग लेना, ये सब चीज़ें क्या है, किस में आएंगी, ये सब चीज़ें हमारी परंपरागत भागीदारी में आएंगी, ठीक है। और दूसरा जो हमारा है अपरंपरागत भागीदारी, इसमें क्या है कि यह असामान्य है, ठीक है, या फिर असहज तरीके से होती है, जैसे कि धरना प्रदर्शन करना, ठीक है, हड़ताल करना, बहिष्कार करना, आंदोलन करना, ये सब क्या है, भागीदारी तो दोनों जगह हो रही है ना, दोनों जगह अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। कभी कभी हिंसा भी आ जाता है अपरंपरागत भागीदारी में। अब अपरंपरागत भागीदारी में क्या है कि ये तरीके जो हैं लोकतांत्रिक नियमों के बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य क्या है कि जनता की असहमति और विरोध जताना होता है इनका मतलब, ठीक है। जो हमारी हड़ताल होती है, धरना प्रदर्शन करते हैं, हमने देखा होगा बहुत बार, बहिष्कार होता है, आंदोलन, ये सब किस में आएगा, अपरंपरागत भागीदारी। तो समझ गए ना आप, परंपरागत भागीदारी और अपरंपरागत भागीदारी क्या होती है, दोनों को आप समझा पाएंगे ना, एग्जाम में अगर आ जाएगा तो सीधे आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हम समझते हैं, इतना हमने पढ़ लिया। अब देखो जो हमारे अपरंपरागत तरीके में भाग लेने वाले लोगों के बीच कुछ तीन जो यहाँ पे विशेषताएं हैं, जो यहाँ पे समान है, बताया गया है कि सामूहिक चेतना, किसमें, अपरंपरागत भागीदारी में, राजनीतिक प्रवाह की समझ, राजनीतिक व्यवस्था पर अविश्वास, ठीक है। चलो इतना हमने समझ लिया। अब हम सीधे देखते हैं भागीदारी के स्तर, ठीक है। हम भागीदारी के स्तर देखते हैं। यहाँ पे देखो वर्बा और नी ने क्या किया है कि नागरिकों की भागीदारी को 5 स्तरों में बांट रखा है, ठीक है। 5 स्तरों में बांट रखा है जो हमारी भागीदारी है नागरिकों की। पहला क्या है, निष्क्रिय, ठीक है, इनएक्टिव, यानी कि ये इसमें कौन से लोग आते हैं, ये लोग शायद ही कभी वोट डालते हों और क्या होते हैं कि राजनीति से दूरी बनाए रखते हैं, ठीक है। 5 हिस्सों में बांट रखा है ना, 5 स्तरों में नागरिकों को। तो फर्स्ट में ये आते हैं कि जो कभी ही वोट डालते हैं, शायद ही कभी वोट डालते हैं और ये राजनीतिक संगठन इन सब चीज़ों से तो दूरी बनाए रखते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा आता है, मतदान विशेषज्ञ। इसमें क्या आएगा हमारा कि ये लोग कौन से हैं, ये केवल वोट डालते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्हें राजनीति से कोई काम नहीं होता, इसमें कोई वो नहीं होता, ठीक है। और तीसरा कौन सा हमारा, संकुचित
प्रतिभागी, ठीक है, ये संकीर्ण प्रतिभागी होते हैं। ये क्या करते हैं, वोट तो डालते हैं, ठीक है, वोट तो डालते हैं, लेकिन केवल अपने स्थानीय मुद्दों के लिए अधिकारियों से संपर्क करते हैं, ठीक है, व्यापक राजनीति में हिस्सा ये भी नहीं लेते, ठीक है, मतलब हल्का फुल्का इनका होता है कि वोट तो डालेंगे, ठीक है, और मतदान करते हैं, और ना ही चुनावी अभियानों या फिर नागरिक संघों में भाग लेते हैं। किंतु क्या होता है कि अगर उनका कोई व्यक्तिगत मुद्दा है, इसके लिए स्थानीय अधिकारी संपर्क करने में पीछे नहीं रहते, ठीक है। ये हमारा 3 हमने समझ लिया संकुचित प्रतिभागी। 4th में कौन सा आएगा, सामुदायिक प्रतिभागी। इसमें कौन सा आते हैं हमारे कि ये लोग, ऐसे लोग जो होते हैं मुख्यतः स्थानीय सामुदायिक राजनीति में व्यस्त रहते हैं तथा उनकी शिक्षा और आय प्रचारकों के समान होते हैं, यानी कि ये लोग जो होते हैं सामुदायिक या स्थानीय राजनीति में सक्रिय रहते हैं ये लोग, ठीक है, व्यस्त रहते हैं और स्थानीय संगठनों, संस्थाओं और प्रयासों में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। फिर हमारा लास्ट आता है 5th एंड लास्ट, प्रचारक, ठीक है। ये लोग कौन से होते हैं, ये लोग जो होते हैं ना, ये न केवल मतदान करते बल्कि चुनावी अभियान में प्रचार प्रसार करना भी पसंद करते हैं, ठीक है। हमने देखा होगा जैसे चुनाव का टाइम आता है, बहुत सारे लोग प्रचार में बहुत ज़्यादा आते हैं ना, तो ये लोग जो होते हैं चुनाव प्रचार में, पार्टियों की गतिविधि में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं और दूसरों को वोट डालने के लिए प्रेरित करते हैं। हमने देखा होगा कि अक्सर जो उम्मीदवार होते हैं वो थोड़ी आते हैं कि वो काफ़ी कम आते हैं ना वोट डालने के चुनाव प्रचार करने के लिए, वो थोड़ी आएगा। कौन आते हैं, जो जिनसे वो प्रचार प्रसार करवाता है, ठीक है, वो आते हैं, हमसे बोलते हैं कि हमें वोट देना है ना, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। और राजनीति में ये लोग बहुत ज़्यादा गहरी रुचि रखते हैं, जो प्रचारक होते हैं, ठीक है। चलो इतना हमने समझ लिया। अब हम आगे देखते हैं राजनीतिक भागीदारी पर प्रभाव वाले कारक, प्रभाव डालने वाले कारक, ठीक है। चलो समझते हैं। तो यहाँ पे देखो ऐसे यहाँ पे कई कारक है, ठीक है, राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, ठीक है, कई कारक हैं। तो मुख्य जो कारक है ना वहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले देखो मनोवैज्ञानिक कारक, ठीक है, ध्यान से सुना करो लेक्चर को, तभी आपको अच्छे समझ आएगा, ठीक है। देखो मनोवैज्ञानिक कारक में क्या आएगा कि किसी व्यक्ति की मानसिकता, ठीक है, मानसिकता जो उसकी मेंटलिटी होती है, जो वो सोचता है, जो उसकी सोचने समझने की जो उसकी क्षमता होता है, उसकी राजनीतिक भागीदारी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, ठीक है, उसकी मानसिकता, ठीक है। तभी तो ये मनोवैज्ञानिक कारक हुआ। जिन्हें राजनीति में विश्वास और रुचि होती है तो वे सक्रिय भाग लेते हैं, ठीक है, उन्हें विश्वास है, राजनीति में रुचि है तो वे सक्रिय भागीदारी करते हैं। यदि नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्था पर भरोसा हो तो वे मतदान, रैली, इन सब चीज़ों में भी हिस्सा लेते हैं, ठीक है। ये उनके मनोवैज्ञानिक कारक हैं, वो सब जैसा वो सोचते हैं वैसा वो करते हैं। और यदि व्यवस्था भ्रष्ट या अविश्वसनीय लगे तो नागरिक राजनीति से दूर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया देखो, यदि लोगों द्वारा राजनीतिक तंत्र पर विश्वास किया जाता है तो लोगों की राजनीति में भागीदारी बहुत अधिक होती है, ठीक है। अगर विश्वास नहीं है तो वहाँ की नागरिकों को राजनीति में भागीदारी भी निम्न स्तर की होती है, ठीक है। यानी कि यदि सरकार पारदर्शी हो और जनता का विश्वास हो तो भागीदारी भी अधिक होगी, ठीक है। नॉर्मल चीज़ है, मनोवैज्ञानिक चीज़ होगी, ठीक है। चलो आगे हम दूसरा देखें, सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में क्या आएगा कि शिक्षा स्तर और पेशा सबसे महत्वपूर्ण कारक है सामाजिक कारक में, ठीक है। सामाजिक कारक में शिक्षा का स्तर और पेशा जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। यानी कि जो शिक्षित लोग होते हैं, ठीक है, शिक्षित लोग क्या होते हैं कि राजनीति को बेहतर समझने और अधिक भाग लेते हैं, तो शिक्षित लोग यहाँ पर माना गया है। जैसे कि यहाँ पे देखो व्यापारी है, ठीक है, व्यापारी, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी आदि का भागीदारी स्तर ऊंचा होता है, ठीक है। और साथ ही महिलाओं की भागीदारी अक्सर सामाजिक परंपराओं, संसाधनों की कमी, ठीक है, घरेलू जिम्मेदारियों के कारण कम होती है, ठीक है। महिलाएं जो होती हैं अपने पारिवारिक कर्तव्य हो गया, संसाधनों की कमी हो गया, ठीक है, जाति कारक, शिक्षा की कमी के कारण क्या होती हैं कि पुरुषों की अपेक्षा कम भाग लेती हैं, हमें अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है। अभी तो ये चीज़ें काफ़ी कम हो गई, लेकिन जरूरी वो नहीं है कि हर जगह ये सब चीज़ें सेम है, ठीक है। अभी हम जहाँ रहते हैं वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बराबर ही है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कुछ महिलाएं जो होती हैं वो नहीं आती वोट देने के लिए, कुछ ना कुछ उनके कारण होते हैं, ठीक है। या तो सामाजिक स्तर पर पुरानी परंपराओं को लेके चलती हैं, संसाधनों की कमी हो गया, ठीक है, घरेलू जिम्मेदारी के कारण अक्सर उनको घर में ही सीमित रखा जाता है, ठीक है। और आयु भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, ठीक है, एज, ठीक है, एज भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। अब मध्यम वर्ग वाले सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं, ठीक है, मध्यम वर्ग आयु वाले सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। उदाहरण भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखो भारत के देखो 2017 से 18 की रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि कहा गया है कि महिलाओं की जो भागीदारी है ना पुरुषों की तुलना में बहुत ज़्यादा कम रही है, ठीक है। यहाँ पर देखो महिलाओं की जो स्थिति है वो निम्न स्तर रही है, ठीक है। अब मध्यम वर्ग की तो ठीक ही हो गया है, सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, ठीक है। इतना हमने समझ लिया।
अब हम देखें नेक्स्ट जो हमारा कारक है कौन सा है, राजनीतिक कारक। देखो इसमें क्या है कि यदि मतदान की प्रक्रिया सरल और सुरक्षित हो तो भागीदारी भी अधिक होती है। ठीक है, मतदान की प्रक्रिया सरल होगी, ईजी होगी, क्यों? क्योंकि उनके लिए आसान होगा। जो देखो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना, चुनाव चिन्ह होते हैं, चुनाव चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है, आप सोचो क्यों किया जाता होगा? सीधे नाम क्यों नहीं लिखा जाता होगा? हम जिसको पसंद करते हैं उस पर हम नाम दे लेंगे। अब देखो हम अभी पढ़े लिखे हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स भी पढ़े लिखे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबके जो पेरेंट्स और फिर दादा दादी लोग जो होते हैं उन्हें नहीं पढ़ा रखा होता उतना नहीं। ठीक है, पुराने जो गाँव में लोग होते हैं अक्सर अक्सर ऐसा होता है कि वो उतने शिक्षित नहीं होते हैं, ठीक है, उन्हें नहीं आता है पढ़ना। तो चुनाव चिन्ह क्या होता है कि उनके लिए काफ़ी मददगार होता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये है कि सेम नाम हो सकता है, वो भी ऐसा भी तो हो सकता है कि जो उम्मीदवार है उसके दो लोग हैं उनके सेम नाम हो। तो इसकी पहचान के लिए क्या है कि वहाँ पर चुनाव चिन्ह है। अब इससे क्या होगा, उनके लिए आसानी हो जाएगी ना। तो सेम चीज़ आएगी, अगर मतदान की प्रक्रिया सरल है, ईजी है, तो वहाँ भागीदारी भी तो अधिक होगी। अब सोचो अगर मतदान की प्रक्रिया में चुनाव चिन्ह ही ना हो, ठीक है, अब जिनको नहीं आता है वहाँ पे पढ़ना नहीं आता, वो लोग तो जाएंगे नहीं ना, वो सक्रिय रूप से भाग ही नहीं लेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आ रहा होगा। और राजनीतिक जो दल हैं, दल जो होते हैं भी रैली, अभियान, घोषणा पत्र आदि के जरिए क्या होते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। ठीक है, रैली करके हम देखते हैं ना, जैसे ये वो आता है, ठीक है, चुनाव का टाइम आता है, रैलियाँ होती हैं, ठीक है, सब चीज़ें होती हैं। और लोकतंत्र में मीडिया और प्रचार प्रसार से राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है। आजकल तो फ़ोन है, मीडिया है, इंटरनेट है, ठीक है, तो इसकी वजह से भागीदारी बहुत बढ़ती है। जैसे चुनाव आता है तो हम देखते हैं हर जगह इंस्टाग्राम हो गया, जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, खूब प्रचार प्रसार किया जाता है, दुनिया भर की वीडियो एडिट बना करके डाली जाती हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा प्रभाव डालते हैं। जैसे कि उदाहरण हो गया, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे तुम आपको ईवीएम मशीन और वीवीपैट से लोगों का विश्वास बढ़ा। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, मतदान बढ़ गया। ठीक है, ईवीएम से। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं, हम कौन सा है नेक्स्ट है, सामाजिक पूंजी यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो देखो समाज में लोगों के बीच ना रिश्तों का जो जाल है, यानी कि नेटवर्क है। ठीक है, अब जो लोग जो सामाजिक संगठनों, समूहों, जो क्लब आदि में जुड़े होते हैं तो वो राजनीति में ज़्यादा भाग लेते हैं। ठीक है, वो पहले से इन सब चीज़ में उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ रहता है, और अपनी आपसी सहयोग और विश्वास राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करता है। ठीक है, आपसी उनका सहयोग रहेगा, विश्वास रहेगा, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि राजनीतिक भागीदारी को मजबूत रखता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ समझाऊँ, जैसे कि पंचायत होते हैं, पंचायत या महिला मंडल की सक्रिय राजनीति में भागीदारी अधिक रहती है। ठीक है, महिला मंडल की सक्रिय सदस्य राजनीति में भागीदारी अधिक करती है। जो पंचायत या फिर महिला मंडल की जो सक्रिय सदस्य होगी वो राजनीति में अधिक भाग लेगी। ठीक है, क्योंकि पहले से वहाँ पे सदस्य रह चुकी है, तो उसका भागीदार होना अधिक होगा। अब देखो हमारा एक और पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, वो है हमारा राजनीतिक उदासीनता। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे लिखा गया है कि राजनीतिक भागीदारी के विपरीत हम एक देश में राजनीतिक उदासीनता भी देख सकते हैं। ठीक है, जिसका चित्रण राजनीति की ओर उपेक्षा की भावना से किया जा सकता है। यानी कि राजनीतिक उदासीनता क्या होती है, मैं समझाती हूँ, सुनो। जब लोग राजनीति में भ्रष्टाचार, ठीक है, भाई भतीजावाद और अक्षमतावाद देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उदासीनता पैदा होती है। यानी कि राजनीति में सब कुछ चीज़ें सही नहीं चलेंगी, फिर वहाँ पे बहुत कुछ गड़बड़ा जाएगा, सब भ्रष्टाचार ये सब चीज़ें होनी है। ठीक है, सब कुछ खराब होने लग जाएगा, तो क्या होगा, उदासीनता पैदा होगी। ठीक है, लोग सोचते हैं कि राजनीति में बदलाव ही गुंजाइश नहीं है, इसलिए भाग भी नहीं लेते हैं। ठीक है, बहुत से लोग तो भाग नहीं लेते हैं, और युवा वर्ग और अल्पसंख्यक तो प्रायः इससे अधिक प्रभावित होते रहते हैं। किससे, राजनीति से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें राजनीतिक उदासीनता में आ गई हमारी। ठीक है, चलो फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भूमंडलीकरण और ऑनलाइन भागीदारी। ऑनलाइन भागीदारी वही होगी इंटरनेट और सोशल मीडिया। तो सुनो, समझो, मैं बता रही हूँ। इंटरनेट और सोशल मीडिया में राजनीति में जो नई भागीदारी का जो माध्यम बन गए, ठीक है, इंटरनेट हो गया, ठीक है, सोशल मीडिया होगा, सोशल मीडिया में तो हर प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, व्हाट्सएप आपका, इंस्टाग्राम है, जो भी फेसबुक है, ठीक है, इन सब के जरिए तो क्या हो रहा है कि लोग अपना प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, जैसे चुनाव आ रहा है तो हम अक्सर देखते हैं, पंचायती चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, तो लोग क्या करते हैं, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। ठीक है, लोग जो होते हैं ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान, बहस, समर्थन इन और विरोध में सक्रिय रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबके पास फ़ोन उपलब्ध है आजकल। ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास होते हैं, तो घर बैठे बैठे उनको सब कुछ न्यूज़ मिल जा रही है। ठीक है, वो भागीदार ऐसे तो वो भागीदार बन ही जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ईजी तरीका हो जाएगा और लोग सक्रिय रूप से भाग भी ले लेते हैं। ठीक है, और लेकिन जो होते हैं कि लेकिन जो महिलाएं हैं और युवा हैं इसमें अधिक ज़्यादा सक्रिय होते हैं। ठीक है,
और लेकिन क्या हो रहा है कि ऑनलाइन जो भागीदारी है ना अक्सर सतही होती है, और ऑफलाइन जो भागीदारी हो जैसे कि मतदान है, रैली है, को पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि जो ऑफलाइन तरीके से जो हो रहा है उसको पूरी तरीके से तो प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, ठीक है। उसका पूरा का पूरा हम ये नहीं कह सकते ऑनलाइन आने से ऑफलाइन का पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाए, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। और वैश्विक मुद्दे जैसे हैं जलवायु परिवर्तन हो गया, मानवाधिकार पर हो गया, ठीक है, पर लोग जो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भागीदारी करते हैं, ठीक है। अब उदाहरण देखो, उदाहरण एग्जाम्पल बताऊँ जैसे कि अरब स्प्रिंग आंदोलन जो है सोशल मीडिया से शुरू हुआ था, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो चलो इतना हमने समझ लिया। हम देखते हैं मतभेद। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मतभेद। अब देखो मतभेद का अर्थ क्या है। लोकतंत्र में ना मतलब जो मतभेद है उसका मतलब है कि लोग सरकार की नीतियों से असहमति व्यक्त करें, ठीक है। मतभेद जो हो जाता है जहाँ पे कहते हैं कि असहमति, यानी कि हमारे वो चीज़ हमारे को पसंद नहीं आ रही, हमारे मन के हिसाब से वो नहीं आ रही, लोगों को पसंद नहीं आ रही, ठीक है। यानी कि सरकार की नीतियों से असहमत व्यक्त कर रहे हैं सब लोग, ठीक है। ये होता है मतभेद। यह एक लोकतांत्रिक अधिकार है जिसमें लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह सकते हैं, ठीक है। मतभेद राजनीतिक व्यवस्था पर निगरानी रखने और सरकार को जवाबदेही बनाने का माध्यम है, ठीक है। मतभेद इतना समझ गए मतभेद क्या होता है, ठीक है। अब मतभेद के हमने इतना तो समझ लिया ना। मतभेद के प्रकार भी सुन लो, अलग अलग प्रकार इसमें हो सकते हैं। अगर आपका सीधे क्वेश्चन आया कि मतभेद क्या होता है, आप ये लिख दोगे, कुछ प्रकार भी लिखोगे तो पॉइंट में तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन, ठीक है। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर, रैलियाँ हो गई, हमने रैलियाँ कर ली, धरना कर लिया, बहिष्कार कर लिया, हड़ताल हो गया, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। हिंसात्मक तरीके से अगर करें, दूसरा प्रकार हिंसात्मक तरीके से कि दंगे हो रहे हैं, विद्रोह हो रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें। और सार्वजनिक आलोचना, थर्ड पॉइंट हमारा जैसे कि मीडिया है, यहाँ पे हम सार्वजनिक रूप से आलोचना कर सकते हैं। मीडिया है, लेख है, बहस आदि के जरिए असहमति, ठीक है। जैसे कि उदाहरण मैं आपको बताऊँ, गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था वो क्या था, मतभेद का कौन सा तरीका था, शांतिपूर्ण तरीका था, क्योंकि उसमें क्या था, अहिंसा से बात की जाती थी ना, ठीक है, कोई हिंसा नहीं थी ना वहाँ पे। तो सेम तरीका यहाँ पे है। तो ठीक है, 3 तरीके हमने समझे मतभेद के, शांतिपूर्ण, हिंसात्मक और सार्वजनिक आलोचना, ठीक है। तो चलो इतना हमने समझ लिया। अब देखो लोकतंत्र और मतभेद, इसमें क्या है। देखो लोकतंत्र में मतभेद की जगह हमेशा बनी रहती है, ठीक है। जो लोकतंत्र है वहाँ पे मतभेद तो अक्सर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मतभेद जो है नागरिकों को कोई अधिकार भी देता है, ठीक है, कई अधिकार देता है। यहाँ पे देखो कौन कौन से यहाँ पे दिए गए हैं। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, यानी कि कोई भी नागरिक अपनी राय स्वतंत्र रूप से रख सकता है। कोई स्टूडेंट्स हैं हम, कोई भी नागरिक है, ठीक है, अगर उस कोई भी अपनी वो स्वतंत्रता की बात रखे, कोई भी उसकी बात हो, ठीक है, वो अपनी बात स्वतंत्र रूप से रख सकता है, मतभेद वो पूरी तरह से कर सकता है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, संगत और सभा की स्वतंत्रता, लोग समूह बनाकर भी आंदोलन कर सकते हैं, ठीक है, पूरा राइट्स है उन्हें, पूरा सही अधिकार है। राजनीतिक भागीदारी हो गया हमारा थर्ड, यानी कि नागरिक जो है मतदान और आंदोलन से सरकार की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। कानून की उपयुक्त प्रक्रिया, लोकतंत्र में मतभेद व्यक्त करने वालों को न्याय और सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, ठीक है। उदाहरण आपको बताऊं मैं, ठीक है, कि फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टेयर का कथन था कि मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, पर तुम्हें बोलने का अधिकार बचाने के लिए मर्द दम तक मैं साथ दूंगा, उनका कथन है, ठीक है। तो यही सब है। तो ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है। काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, कौन सा चैप्टर चाहिए, आप कमेंट करिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।